नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं अपने जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 102 सेकंड पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तो आइए चलते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास रैंकिंग ऑर्डर में जो कंपैरिजन का पार्ट होता है उसका सवाल है। इसने दे रखा है कि 5 लोग हैं, कितने 5 लोग हैं और इनको कंपेयर किया है, इनकी हाइट के हिसाब से किया है। तो इसने क्या लिखा है यहाँ पर, बी ई से बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर देन ई। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं सबको बाहर लेके चलते हैं हम इसमें। लेकिन ए से छोटा है, बी ई से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। ये एक इक्वेशन बनी हमारी यहाँ पर। सेकंड दे रखा है ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है मतलब सी बड़ा है, तो सी बड़ा है ए से। लेकिन किंतु परंतु ये सारे आते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब ए डी से बड़ा है। तो यहाँ लिखा हमने ए डी से बड़ा है। जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, और यहाँ सेकंड पर्सन है डी, कि डी बी से बड़ा है, डी बी से बड़ा है। सारे वेरिएबल्स आ गए, उनका कंपैरिजन आ गया। आगे दे रखा है यदि सभी बच्चे लंबाई के अनुरूप खड़े हो तो चौथा बच्चा कौन सा होगा यदि गिनती सबसे लंबे से की जाए। अगर फर्स्ट से शुरू करें तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ हम चलते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है, यहाँ पर सी है, पहले नंबर पे सी है, सी के बाद कौन है, यहाँ पर ए है सेकेंड नंबर पे। और यहाँ देखें कि बी से बड़ा डी है, तो थर्ड नंबर पे कौन आया, डी, फोर्थ पे आया बी, और फिफ्थ पे कौन आया, ई। अरेंजमेंट है तो फोर्थ पोजीशन पे आए यहाँ पर बी, तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है हमारा, इसने दे रखा है बी डी की माता है। तो सबसे पहले डी की माता बनाते हैं हमारे, ये डी और डी की माता है बी। अगली इंफॉर्मेशन है सी डी का भाई है, यहीं कनेक्ट हो जाएंगे ये कि सी भाई है डी का। अगली इंफॉर्मेशन है ई एच ई की पुत्री है, एच ई की पुत्री है, सेपरेट लिखते हैं इसको, ये ई है और ई की बेटी है एच। जिसकी पत्नी, जो जिसका जिसकी आता है सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन है यहाँ ई, और जिसकी पत्नी डी है, ई की पत्नी है डी, ई की पत्नी है डी। अब ये जो यहाँ वाली हायरार्की है इसको हम एक साथ लेते हैं यहाँ पर। तो डी और डी का सिबलिंग है सी, और इनके पेरेंट हैं, इसकी माता है बी। ये अपना डायग्राम बना यहाँ कंप्लीट। अब हमसे सवाल पूछा है सी का ई से क्या रिलेशन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। और हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन कौन बताता है, जिससे रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ ई रिलेशन बताएगा, ई आवाज़ लगाएगा किसको, सी को। तो देखो ये पत्नी, ई की पत्नी, और ये पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई होता है साला, ब्रदर इन लॉ। तो राइट आंसर है अपना सेकेंड, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है हमारा, और दिए गए डायग्राम में हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो भीतर वाला स्ट्रक्चर है इसको लेता हूँ, बाहर निकालता हूँ इस स्ट्रक्चर को। देखिएगा इस स्ट्रक्चर को गिनते हैं। ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बेसिक जो डमी डायग्राम्स होते हैं उसमें इसको कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें गिनूँ कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो देखो इसमें ट्रायंगल गिनने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सिंगल ट्रायंगल गिनते हैं। तो सिंगल की काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, सिंगल ट्रायंगल्स कितने, 6। उसके बाद बात करते हैं दो ट्रायंगल्स की, कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड करने पे देखो एक ट्रायंगल तो ये बनता है यहाँ वाला, और सेकेंड ट्रायंगल ये बनता है। 2 ट्रायंगल को मिलाकर ट्रायंगल बना, तो 2 के कितने पेयर बने, 2। अब हम बात करते हैं 2 से ज़्यादा को कंबाइंड करने की, 3 ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो देखो ये एक जो डायगोनल है, हम क्लास के अंदर क्या पढ़ते हैं कि एक जो बंद आकृति होती है उसमें जो एक डायगोनल है वो 2 ट्रायंगल बनाता है। इस डायगोनल से 2 ट्रायंगल बने, 1
राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, और इसमें ट्राइंगल है, डायगोनल है 2, इस डायगोनल से भी 2 बनने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल बने तो 2 डायगोनल से 4 ट्राइंगल बनेंगे। तो जो भीतर वाली आकृति है उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आए 12 12। नेक्स्ट, अब इस पिक्चर को हम लेते हैं। यहाँ जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, तो देखो ये तो जो हमने 12 गिने उसके अंदर आ चुका है, बचा हुआ है उसमें अगर मैं काउंट करूँ तो देखो इस स्ट्रक्चर में 3 ट्राइंगल हैं, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और एक इसको कंबाइंड करने पे, तो 3 ट्राइंगल बने। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ भीतर वाले से, तो एक ट्राइंगल ये बना यहाँ पर 4th, और एक ट्राइंगल ये बना 5वां ट्राइंगल यहाँ पर है। तो इस स्ट्रक्चर से 5 ट्राइंगल बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा दोनों को कंबाइंड करने पर, फिर इस स्ट्रक्चर को भीतर वाले स्ट्रक्चर से कंबाइंड किया तो 2 ट्राइंगल बने। तो यहाँ टोटल बने 5 ट्राइंगल, और ये पिक्चर भी इसके समान है, तो 5 यहाँ से तो 5 वहाँ से, अगेन कितने हुए यहाँ पर 10 ट्राइंगल हुए। नेक्स्ट देखें, अगर मैं बात करता हूँ ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें 3 ट्राइंगल है, देखना 1 2 और एक इसको कंबाइंड किया तो कितने ट्राइंगल बने 3 ट्राइंगल अगर यहाँ से है तो इस डायग्राम से भी कितने ट्राइंगल आए 3, तो 3 और 3 6। अब अगर मैं पूरे डायग्राम को कंबाइंड करूँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनता है और एक ये नीचे की तरफ ट्राइंगल बनता है। तो 2 ट्राइंगल इसमें मैं और ऐड कर दूँ तो टोटल ट्राइंगल कितने बने यहाँ पर 30। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, वेन डायग्राम का सवाल है, और वेन डायग्राम में जो हम लॉजिकल वेन डायग्राम्स है उसमें अगर हम बात करें, हमारे पास वेरिएबल्स है, फीमेल है, मदर है और डॉक्टर है, महिला, माता और डॉक्टर। 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करते हुए हम चलते हैं। अगर मैं बात करूं महिला और माता की, तो इसमें रिलेशन आता है ओल आर का, इसमें रिलेशन आता है ओल आर का कि सभी माताएं महिला हैं। डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, सभी माताएं महिला हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कंपेयर करूं महिला और डॉक्टर को, तो यहाँ रिलेशन आता है सम आर का कि कुछ महिलाएं डॉक्टर है, इट मीन्स कुछ डॉक्टर भी महिला है। अगर मैं कंपेयर करूं माता और डॉक्टर को, तो अगेन रिलेशन आता है यहाँ पर सम आर का कि कुछ माताएं डॉक्टर हैं और साथ ही साथ कुछ डॉक्टर भी माता है। तो इन दोनों का, डॉक्टर का रिलेशन महिला से भी सम आर का बना और माता से भी सम आर का, तो इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे कि ये है डॉक्टर। तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, सिंबल बेस्ड सवाल है, और सिंबल बेस्ड सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे से जो वर्ड पूछा है कि कोल्ड का कोड क्या होगा। ये चारों लेटर्स मुझे जो गिवन 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, उनके अंदर क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं। और तो ये वैरायटी हो गई अपनी फिक्स कोड की कि जितने भी लेटर्स हैं इनके कोड क्या है, यहाँ पर सबके फिक्स है। अगर मैं गिवन को कंपेयर करूं तो देखो सेकंड नंबर पे ओ है, ओ का कोड यहाँ @ है, गोल्ड में भी ओ है और उसका कोड भी क्या है @ है। तो फिक्स कोड का सवाल हो गया। सबसे पहले मुझे कोड चाहिए सी और ओ का, तो ये यहाँ सी और ओ है और इसका कोड है 5 @ तो 5 @ मुझे सेकंड ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बाकी 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एल और डी का कोड देखूँ तो ये यहाँ विजिबल है गोल्ड में, और यहाँ है 9 और %। तो नेक्स्ट मुझे 9 और % मिला, तो यहाँ सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल है अपना एनालॉजी का, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 2 वर्ड्स दे रखे हैं। एनालॉजी का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी, कि कैमरा और लेंस में क्या रिलेशन है। तो लेंस कैमरे का एक पार्ट है, लेंस क्या है, कैमरे का एक पार्ट है। तो वैसे ही फ्लैश का रिलेशन दिया है, तो फ्लैश का रिलेशन किससे आएगा दोस्तों, लाइट से आएगा। कि जब फ्लैश, मतलब एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे लाइट चमकती है तो इसका मतलब उसमें हमें क्या दिखाई देती है कि झलक दिखाई देती है रोशनी की
झलक दिखाई देती है, तो वो फ्लैश ही अपने आप में क्या है, लाइट चमकना क्या है, फ्लैश, और जिसमें हमें क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। तो यहाँ फ्लैश का रिलेशन किससे बनेगा, लाइट से बनेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अब बेस्ड ऑन लेटर्स के जब भी हम सवाल करते हैं तो इसमें कुछ तरीके होते हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस किए। सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं हम। सबसे फर्स्ट तरीका हम पढ़ते हैं इसमें पेयर ऑफ लेटर का। तो पेयर ऑफ लेटर में देखो, मेरे पास H जो लेटर है उसका पेयर में आता है S, और S मेरे पास कहीं पर भी नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं बनना यहाँ पर। सेकेंड हम पढ़ते हैं कंपैरिजन का। सेकेंड हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। देखो, अगर मैं H को G से कंपेयर करूँ तो -1 जाता है, और K को अगर मैं D से कंपेयर करूँ तो -7 जाता है, मतलब कोई रिलेशन यहाँ नहीं बन रहा है। और अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करूँ, H को X से कंपेयर करूँ, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। 8 से 24 बनने का मतलब है +16 किया मैंने, और K से अगर मैं एक ही तरफ आऊँ तो डिफरेंस आया 10 का, तो कंपैरिजन में भी यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है। अब अगर मैं इससे नेक्स्ट चलूँ तो अगला रिलेशन बनता है जो हम पढ़ते हैं डिफरेंस का। अगला रिलेशन बनता है डिफरेंस का, और डिफरेंस में हम 3 तरीके पढ़ते हैं। पहला तरीका हम पढ़ते हैं फर्स्ट लेटर को सेकंड से कंपेयर करना, सेकंड को थर्ड से, और थर्ड को फोर्थ से। यहाँ वही रिलेशन लग रहा है, देखें आप कि मैं H से K पे जाऊँ तो मैंने +3 किया, K से N पे जाऊँ तो अगेन +3 किया, और N से Q पे जाऊँ तो अगेन मैंने +3 किया। सेम वे यहाँ देखें, -3 एंड -3 कि लेफ्ट हैंड के ऊपर बढ़ते हुए क्रम में +3 कर रहा है, और राइट साइड में जो रिलेशन है उसमें घटते हुए क्रम में कर रहा है। सेम रिलेशन यही मिलना है आगे। अगेन देखिए +3 एंड +3, तो इसके साथ में जो रिलेशन आएगा उसमें रिलेशन जाएगा -3 वो रिलेशन यहाँ क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं -3 तो ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल में काफ़ी रिलेशंस हमने पढ़े हैं यहाँ पर। तो देखो, मुझे 64 और 14 से 5 बनाना है। 64 और 14 से 5 बनाना है। तो यहाँ रिलेशन क्या गिवन है, इन दोनों डिजिट्स को जोड़ा जा रहा है। 6 + 4 = 10। इन दोनों डिजिट्स को जोड़ा, 1 + 4 = 5, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लिखा गया है। ऐसे सवाल कर चुके हैं हम काफ़ी बार। यहाँ देखो, दोनों का सम करेंगे तो नंबर आएगा 11, दोनों का सम करेंगे नंबर आएगा 4, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नंबर आ जाएगा 7। सेम वे मेरे से पूछा है यहाँ, तो यहाँ पहली वैल्यू आई 11 और सेकेंड वैल्यू आई 4। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँ तो आंसर आता है 7। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। समझ सकते हैं आप चीज़ों को आराम से, सारा लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। अगर आप देख पा रहे हैं इसको तो देखो, यहाँ ×2 है और अगेन ×2 है, कोई लॉजिक नहीं। अगेन ×2 है, अगेन ×2, कोई लंबी चौड़ी गणित नहीं नज़र आ रही इसमें। ×2 और अगेन क्या करूँगा, ×2 करूँगा, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 40। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेंस का सवाल है दोस्तों। अगर ऐसे सवाल हमें मिल जाते तो मान के चलो हमारा लक अच्छा है उस दिन कि कुछ आसान सवाल हमें मिल गए। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो, सवाल को अप्रोच करें तो यहाँ आप क्लियरली विजिबल है कि मुझे रो के अंदर चलना पड़ेगा। पहले 2 नंबर से थर्ड नंबर बनाना पड़ेगा मुझे। अब नंबर बनाने का तरीका क्या होता है, एडिशन करना। अगर दोनों का मैं सम करूँ तो नंबर आता है 92। दूसरा तरीका होता है डिफरेंस करना। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस आया 42, और 42 का मल्टीपल 101 नहीं होता। मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर बढ़ा जाएगा, स्क्वायर करने पे नंबर बढ़ा जाएगा, डिवीज़न यहाँ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसका 3 टाइम्स कर रखा है, इसको ×3 किया है। फर्स्ट नंबर को क्या किया है, ×3, तो ये वैल्यू बनी 201। और जो सेकेंड नंबर है इसको किया ×4, तो वैल्यू बनी 100, और दोनों का डिफरेंस लिया यहाँ पर। फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स, सेकेंड नंबर का 4 टाइम्स, और दोनों का डिफरेंस लिया गया है।
तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ इसको तो ये वैल्यू आ रही है 135 और ये वैल्यू आ रही है 76 और दोनों का डिफरेंस लूँ तो वैल्यू अपनी चली जाएगी दोस्तों 59। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल था ये काफ़ी। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। मुझे 5 वर्ड्स गिवन है और उनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर मुझे जमाना है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो, सबसे पहले मैंने फोकस किया बीज के ऊपर कि या तो बीज से शुरुआत होती है या फ्रूट से सीड मिलता है मुझे, या तो बीज से क्या होगी, शुरुआत होगी, या बीज अंत में आएगा। तो अगर शुरुआत में मैं बात करूं तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मेरे पास क्या है, शुरुआत में है, अंत में मेरे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ए और डी को सीधा क्या कर दूं, एलिमिनेट कर देता हूं। फाइन। तो कोई भी आप ऐसा एक एप्रोप्रिएट वर्ड पकड़ सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि या तो इस सीरीज का शुरुआत इससे होगी, श्री गणेश इससे होगा, या इसका समापन होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, बीज। अगर बीज स्टार्टिंग के अंदर है तो मान के चलिए वहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, तो बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है। तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 5 एक ही ऑप्शन के अंदर है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, पौधे से क्या बनना है, पेड़ बनना है, और पेड़ पे क्या लगने हैं, फूल लगने हैं, और फूल से क्या बनना है, फल बनना है। तो 3rd ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। एक प्रोसेस हो गई है एक। नेक्स्ट देखें, सवाल है अरेंजमेंट करना है हमें जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दे रखे हैं। देखें सवाल बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहां दे रखा है 5 लोग हैं और नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब जब हमें राइट चलना है तो अपनी अकॉर्डिंग चलना है, और लेफ्ट चलना है तो भी अपनी अकॉर्डिंग चलना है। इसने दे रखा है ई बी से 40 मीटर लेफ्ट है, ई बी से लेफ्ट में, और कितना लेफ्ट में है, 40 मीटर। यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये बी है और बी के लेफ्ट में है ई, और कितना दूरी पे है, 40 मीटर। ए सी से 20 मीटर लेफ्ट है, सी के लेफ्ट में है ए, ये सी लिया मैंने, और इसके लेफ्ट में है ए, और दूरी दे रखी है 20 मीटर। फिर दे रखा है ई से 20 मीटर राइट है डी, तो यहाँ मैं इसको बैठा सकता हूँ कि ये ई है और ई के राइट में है डी, और कितना दूरी पे, 20, और ई और बी के दर में आ गया डी, तो ये दूरी भी मैं ले लूँ 20। तो ई से डी की जो दूरी है वो 40 हो गई यहाँ पर। आगे देखो, तथा आया फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर डी, और डी सी से 50 मीटर राइट है, डी सी के राइट में है, और कितना, 50 मीटर। इसका मतलब डी के लेफ्ट में सी है, डी के लेफ्ट में सी है, ये डी है, और इसके लेफ्ट में कौन जाएगा, सी, और कितना दूरी पे जाएगा, 50 मीटर की दूरी पे। और सी के लेफ्ट में कौन है, ए, तो इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए। तो अगर मैं इनको अरेंज करता चलूँ कि ये है बी, और यहाँ 20 मीटर के ऊपर है डी, डी से 20 मीटर के ऊपर है ई, और ई से सी है 30 मीटर पे, और सी से है ए जो है 20 मीटर के ऊपर। ये एक सीरीज बन गई। अब इसने पूछा है ए और डी के बीच कितनी दूरी है, तो ए और डी के बीच की जो दूरी है वो 70 विजिबल है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना स्टेटमेंट अजम्पशन का सवाल है। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है ये सवाल। यहाँ लिखा है कि यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो उन्हें सृजनात्मक होना चाहिए। इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव होना चाहिए, इसका मतलब अगर वो क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ क्या दे रखा है, सृजनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता, मतलब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि गिवन क्या है, अगर इंटेलिजेंट है तो उसको क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। सेकंड दे रखा है सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। अगर इंटेलिजेंट क्रिएटिव है, इसका मतलब जो क्रिएटिव है वो क्या होना है, इंटेलिजेंट होना है यहाँ पर। तो दोनों ही क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या चला जाएगा, यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन है अपना,
कि इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेल्योर इन एग्जाम। अनियमितता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का कारण है। मतलब फेल कौन होगा? जो इरेगुलर होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि फेल कौन होगा? जो अनियमित होगा। फेल होगा जो अनियमित होगा। सेकंड दे रखा है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, कुछ रेगुलर जो हैं वो क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। इसका मतलब बाकी जो रेगुलर हैं वो क्या होंगे? पास होंगे। तो पास होने वाले कौन है? जो रेगुलर है। कंक्लूजन क्या निकला? जो पास होने वाले हैं वो सारे कौन है? रेगुलर स्टूडेंट है। पास होने वाले कौन है? रेगुलर। और फेल होने वाले कौन है? इरेगुलर है। पास होने वाले कौन है? रेगुलर है। अब इसने कंक्लूजन दिया सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित होते हैं। नहीं, सभी कंक्लूजन निकला ही नहीं, सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित होते हैं। गलत है, क्योंकि कुछ नियमित अनुत्तीर्ण होते हैं। फाइन। आगे दे रखा है तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित नहीं रहे। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित नहीं रहे। उत्तीर्ण कौन होगा? जो रेगुलर होगा। पास कौन होगा? जो रेगुलर होगा। कंक्लूजन हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो दोनों ही यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा? यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और वर्ड दे रखा है एक प्रभा, एक दे रखा है थिलक, और भारती का कोड पूछा है। देखो ये जो लेटर्स है भारती के, ये गिवन वर्ड के अंदर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। बी है, एच है, तो हम इस मेथड को क्या बोलते हैं? फिक्स कोड। इस मेथड का क्या नाम है? फिक्स कोड। और फिक्स कोड की जब भी हम बात करते हैं तो गिवन वर्ड में एक या दो लेटर रिपीटेड होते हैं और उनका कोड सेम होता है। तो यहाँ देखो ए 2 बार दे रखा है और दोनों जगह इसका कोड क्या दे रखा है? 5। मतलब सवाल फिक्स कोड का हो गया। तो अब इनको चेक करते हैं, एक एक लेटर्स को निकालते हैं। बी यहाँ दे रखा है और बी सेकेंड लास्ट पे, तो 9। तो शुरुआत 9 से होगी। चारों ऑप्शंस में मेरे पास 9 है, 9 को बाहर लिख लिया। एच की बात करें, एच सेकेंड में आ रहा है, यहाँ देखो, और सेकेंड में गया 6, 9, 6। ए यहाँ दे रखा है 5 है ए का कोड। आर अगर मैं लूँ तो या आर सेकेंड नंबर पे कोड आया 7, तो 9657 फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। पासे का सवाल है। पासे का सवाल एक एडवांटेज है अगर हमें मिल जाए। घन की 2 स्थितियां दी गई है, 2 फेस इसके 2 पोजीशंस दी गई है, और हमें बताना है 4 के विपरीत कौन है। तो जब भी हम घन के सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि कितनी सरफेसेस के जो नंबर है वो सेम है यहाँ पर। तो देखो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 3 अवेलेबल और 3 अवेलेबल है। इसका मतलब 2 सतह समान है, और 2 सतह समान उसका रूल क्या करता है कि बची हुई एक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के अपोजिट कौन आना है दोस्तों? यहाँ 4, तो 4 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट फिगर का सवाल है। एक फिगर दे रखा है, एक फोटो दे रखी है जिसका एक हिस्सा गायब है, तो हमें देखना है ये हिस्सा कौन सा होगा। अब जो ये दे रखा है उसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? एक आर्क बनना है यहाँ पर, और आर्क के बाद एक एंगल जैसा स्ट्रक्चर बनना है। 2 स्ट्रक्चर बनने हैं। ये वाला बनना है आर्क, और थोड़ा सा राउंड शेप है, और ये बनना है एंगल। तो देखो भीतर आर्क नहीं है तो ये गलत है। भीतर आर्क है, उसके बाद में एक एंगल है, ये सही है। इसमें आर्क नहीं है, इसमें आर्क डबल दे रखे हैं। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना है? जो गलत है उसको एलिमिनेट करते जाना है, बचा हुआ अपने आप ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। राइट टू लेफ्ट आते हैं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊँ तो देखो हमने स्ट्रक्चर क्या देखा, ये इतना इसको फोल्ड किया अंदर की तरफ या इसको काटा है। अब ये फ़ोटो राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगी, तो जब ये राइट से लेफ़्ट आएगी तो ये कटी हुई फ़ोटो ऐसे बन जाएगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आना है। और फिर यही फ़ोटो नीचे की तरफ आएगी तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे बन जाएगा, और बाहर की तरफ क्या चलेगा? सर्कल। तो मुझे सेंटर के अंदर एक रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो रोम्बस यहाँ पर नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं और फोर्थ में नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन बी जाएगा।
नेक्स्ट देखें अगला सवाल, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। और मिरर रिफ्लेक्शन का मीनिंग हम पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर जाऊं तो ये फ़ोटो, इसका वाइस वर्सा मुझे देखना है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसके पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसे बनना है, मतलब ये जो बीक वाला हिस्सा है ये साउथ वेस्ट की तरफ आना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में और फोर्थ में है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। उसके बाद मुझे जो ये लाइंस दिखाई दे रही है ये लाइंस इस डायरेक्शन में जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो राइट आंसर अपना गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है कि 9 लोग हैं और स्ट्रेट लाइन है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ का चेहरा नॉर्थ की तरफ है, एंड सम आर फेसिंग साउथ, और कुछ का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। ड्रॉ करते हैं। देखो इस स्लाइड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है, नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं इसके अंदर हिंदी वाली लैंग्वेज है। एक टाइम में एक ही लैंग्वेज पढ़ पाऊँगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। चूँकि हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी को लेके चलता हूँ और इंग्लिश वाली साथ ही साथ में बोलते जाता हूँ। फाइन, तो देखें सवाल को। अगेन 9 लोग हैं, कुछ साउथ फेसिंग है और कुछ नॉर्थ फेसिंग है। अब इसने बोला क्यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं छोड़ देता हूँ कि वी के लेफ्ट सेकेंड पोजीशन पे मुझे क्यू लेना है। फिर दे रखा है एक्स साउथ फेसिंग नहीं है, एक्स साउथ फेसिंग नहीं है तो एक्स है नॉर्थ फेसिंग, बाहर ले लेता हूँ मैं इसको, एक्स है नॉर्थ फेसिंग। फिर दे रखा है आर और एस के बीच 2 लोग हैं, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं कि आर और एस के बीच 2 लोग हैं। इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लेता हूँ मैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विपरीत दिशाओं के सम्मुख हैं। जो एंड के ऊपर बैठे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मतलब एक नॉर्थ फेसिंग है तो दूसरा क्या है, साउथ फेसिंग है। यू के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। यू के जो नेबर हैं इनकी फेसिंग क्या है, अपोजिट है। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या होना है, साउथ होना है यहाँ पर। आगे दे रखा है डब्ल्यू और टी विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। डब्ल्यू और जो टी है इनकी फेसिंग क्या है, अपोजिट है। डब्ल्यू एंड टी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दोनों अपोजिट फेसिंग है। आर पी के राइट तीसरे स्थान पर है, आर पी के राइट थर्ड पोजीशन पे है, तो पी के राइट थर्ड पोजीशन पर है अपने पास आर। डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी है, डब्ल्यू और टी साथ साथ बैठे हैं और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। आगे दे रखा है यू एस के राइट दूसरे स्थान पर, यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, तो एस के राइट दूसरे स्थान पर यू बैठा है। और फिर दे रखा है यू और टी एक ही दिशा के सम्मुख है। यू और टी की फेसिंग क्या होनी है, सेम। मैं यहाँ लिखता हूँ यू और टी इनकी फेसिंग क्या है, सेम है। एस का निकटतम पड़ोसी उसकी विपरीत दिशा के सम्मुख है। एस का निकटतम पड़ोसी उसकी विपरीत दिशा के सम्मुख है। व्हाट इट मीन्स कि अगर एस नॉर्थ फेसिंग है तो इसके जो नेबर्स है वो साउथ फेसिंग होंगे दोनों, और अगर एस साउथ फेसिंग है, अगर एस साउथ फेसिंग है तो इसके नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे इसके जो नेबर हैं। आगे दे रखा है P इस रेखा के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P सेकेंड पोजीशन के ऊपर बैठा है किसी भी एक छोर से, और आगे दे रखा है T U के राइट दूसरे स्थान पर, T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ U। जो मैंने यहाँ निशान लगाए हैं वो इन्फॉर्मेशन यहीं छोड़ रखी है हमने, बाकी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला है। शुरू में यहाँ से करता हूँ कि P किसी एक छोर से दूसरे स्थान के ऊपर। 2 पॉसिबिलिटी बननी है यहाँ पर, अगर या तो मैं P को लेफ्ट हैंड से लूँ या मैं P को राइट हैंड से लेके चलता हूँ। तो जो सही सॉल्यूशन है वही मैं बताता हुआ आपको चलता हूँ कि मैं राइट छोर से लेता हूँ। फर्स्ट सेकंड यहाँ लिया मैंने P को, और P राइट से दूसरे नंबर पे है। टोटल 9 लोग हैं तो बाकी लेफ्ट में आने हैं,
3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फाइन। अब देखो यहाँ एक एक इन्फॉर्मेशन को लेके चलते हैं कि P के राइट थर्ड नंबर पे कौन है, R। अगर देखो मैं P को नॉर्थ फेसिंग लूँ तो इसका राइट जो हमारा राइट होगा तो उधर 3 नंबर स्कोप नहीं है, तो इसका मतलब P को मुझे क्या लेना होगा, साउथ फेसिंग। P साउथ फेसिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन आया, R। एक इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट है यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ इन्फॉर्मेशन को। आगे दे रखा है S और R के बीच 2 लोग हैं, S और R के बीच 2 लोग हैं। देखो अगर R यहाँ है तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ S नहीं हो सकता, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ किसको लिया हमने, S को लिया। आगे दे रखा है कि S के राइट दूसरे नंबर पे U बैठा है, S के राइट दूसरे नंबर पे U है। अब देखो अगर मैं S को साउथ फेसिंग लूँ तो इसका राइट जाएगा लेफ़्ट की तरफ, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ U आ नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं S को लूँ नॉर्थ फेसिंग कि S के राइट दूसरे नंबर पे कौन आया, U आया। ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट है हमारी। आगे इन्फॉर्मेशन देखते चलते हैं कि U और T की डायरेक्शन सेम है। एक इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ है मेरे पास, T U के राइट दूसरे स्थान पर है, T किसके राइट, U के राइट दूसरे नंबर पे है। तो अगर मैं U को साउथ फेसिंग लूँ तो इसका राइट जाएगा लेफ़्ट की तरफ, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पर T पॉसिबल नहीं है। तो मैं U की फेसिंग लेता हूँ नॉर्थ फेसिंग, और U के राइट सेकंड, उसका राइट अपने राइट के लिए जाएगा, तो यहाँ पर कौन आया, T। फिर एक इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है कि W तथा T आसपास बैठे हैं, तो W और T आसपास है, तो मैं यहाँ किसको ले लेता हूँ, W को ले लेता हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है हमारी। उसके बाद दे रखा है मुझे एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि S का निकटतम पड़ोसी उसकी विपरीत दिशा के सम्मुख है। तो S की फेसिंग अगर नॉर्थ है तो इसके जो नेबर हैं उनकी फेसिंग हो जाएगी साउथ। शुरुआत में एक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि जो छोर पर लोग बैठे हैं उनकी फेसिंग क्या है, अपोजिट। तो अगर ये एंड साउथ फेसिंग है तो जो राइट वाला है वो हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग यहाँ पर। फाइन। नेक्स्ट देखें, फिर इसने बोला है कि X नॉर्थ फेसिंग है, तो मेरे पास स्पेस ही एक बचा है, यहाँ मैं किसको लूँ, X को, कि X क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। एक कंडीशन मेरे पास बची हुई है यहाँ पर। एक दे रखा है कि U के जो पड़ोसी हैं उनकी फेसिंग अपोजिट है, तो अगर एक की फेसिंग साउथ है तो दूसरे वाले की क्या हो जानी है, यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग हो जानी है। आगे दे रखा है कि V के लेफ़्ट दूसरा कौन बैठा है, Q। तो मैं V को यहाँ ले लूँ तो इसका लेफ़्ट किधर जाएगा, मेरे राइट की तरफ जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं V को यहाँ लेता और ये साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ़्ट आगे की तरफ जाता, जो पॉसिबल नहीं था। तो ये अपना डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों। फाइन। तो फेसिंग V, S, Q, U और R की फेसिंग आ चुकी है। T, W का इसने दे रखा है, T और W की फेसिंग सेम है, और U और T की फेसिंग सेम है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, T और U की फेसिंग सेम है, तो U अगर नॉर्थ फेसिंग है तो T भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है कि W और T की फेसिंग क्या है, अपोजिट। तो T अगर नॉर्थ फेसिंग है तो W यहाँ पर हो जाएगा साउथ फेसिंग। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो 51 नंबर का सवाल है, Q के राइट, ये Q है, और इसके Q के राइट से चौथे स्थान पर कौन है। तो Q का साउथ फेसिंग है यहाँ पर, तो यहाँ आंसर जाएगा, इसका जो राइट आना है वो अपने लेफ़्ट की तरफ चलेगा दोस्तों। तो इसके लेफ़्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या जाना है, नन ऑफ डी जाना है। नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं हम। देखो एक सवाल पिछली स्लाइड के ऊपर था कि W के संबंध में V की स्थिति विथ रिस्पेक्ट टू W, विथ रिस्पेक्ट टू W। तो स्लाइड में देखें, W के रिस्पेक्ट में V, ये W है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो W के रिस्पेक्ट में V की पोजीशन कौन सी आई, सिक्स्थ आई। तो देखें कौन सी है, सिक्स्थ पोजीशन, दाएं से छठी, क्योंकि W था साउथ फेसिंग, तो अगर हम इस तरफ चल रहे तो ये उसका आ गया राइट एंड। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
एक सवाल दे रखा है कौन सा विकल्प अलग है, ऑड ऑप्शन हमें इसमें से छांटना है। ऑप्शन मेरे पास है STUP, सॉल्यूशन में देखें दिया हुआ था STUP, तो फेसिंग से जाएगा, देखो S नॉर्थ फेसिंग है, U नॉर्थ फेसिंग है, T नॉर्थ फेसिंग है, तो बचा कौन P, तो P साउथ फेसिंग है, तो वहाँ ऑड वन कौन सा हो गया P, तो यहाँ ऑप्शन D राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिए, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है एक, हमें बनाते हैं इस सवाल को, देखें। फाइन, चलो ड्रॉप करते हैं जहाँ है वहीं पर। नंबर सारे आसपास के दिखाई दे रहे हैं। नंबर आसपास का मतलब कोई भी मल्टीपल में नहीं जा रहा। देखो मैं 28 से अगर 36 पे जाऊँ तो मल्टीपल नहीं हो रहा, 71 से भी जाऊँ तो मल्टीपल पे नहीं हो रहा। नंबर आसपास के, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर्स का डिफरेंस निकालता हूँ। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 11 का, यहाँ डिफरेंस आया 12 का, यहाँ डिफरेंस आया है, प्लस करता चलता हूँ, यहाँ भी प्लस है, आगे डिफरेंस आया 8 का, प्लस 8 हो रहा है, आगे डिफरेंस जा रहा है यहाँ पर 31 का, नेक्स्ट जो डिफरेंस जा रहा है वो जा रहा है 19 का, और आगे जो डिफरेंस जा रहा है वो जा रहा है 144 का, और इसके बाद वाला जो डिफरेंस जा रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंस है 86 का, सॉरी 108 डिफरेंस गया यहाँ पर, 108 का डिफरेंस गया यहाँ पर। तो जो पहली सीरीज में डिफरेंस आया उसमें कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इनका सबका वापस से डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ डिफरेंस है देखो 1 का, +1 का, यहाँ डिफरेंस है -4 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है +27 का, नेक्स्ट में डिफरेंस आ रहा है -16 का, आगे डिफरेंस आ रहा है 125 का, और नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है -36 का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ एकदम क्लियर है दोस्तों, कि देखो यहाँ पर एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये क्यूब की फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, और ये वाला सेकंड वाला नंबर है ये स्क्वायर की फॉर्म में। तो पहले क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो आगे 7 आना है, प्लस आना है, और ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या आना है, क्यूब आना है, तो 343 आना है यहाँ पर। तो मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। फाइन, तो अगर मैं इसमें इसको ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनी, 3 और 1 4, 400, और यहाँ वैल्यू कितना आया 51। अब मैं इसमें ये ऐड ऑन कर दूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 397। तो आंसर सी अपना राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन सारे नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले वही डिफरेंस निकालते हैं इनका। यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस है 4 7 11। तो ये जो सीरीज़ है ना तो इवन नंबर्स की है, ना ओड नंबर्स की है, ना ही प्राइम नंबर्स। तो रिलेशन देखो बहुत फर्स्ट क्लास दे रखा है। पहले 2 डिजिट हैं जो डिफरेंस है उनका सम तीसरा है। देखो 1 + 2 1 + 3 हुआ 4, अगले 2 का सम है 7, नेक्स्ट 2 का सम है 11। तो अगले 2 का सम मैं करूँगा तो कितना आना है 18। अगले 2 का सम कितना आना है 18। तो 18 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 46। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो अगर आपको कुछ हल्का फुल्का याद हो तो 1225 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 35 का। तो मुझे इन सारे नंबर से क्या चाहिए 35। अगर मैं इनकी पोजीशन लिखूँ 135 तो 135 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो भी वैल्यू नहीं बन रही। अब दूसरा यहाँ क्या कर रखा है, जो पोजीशन है इनका स्क्वायर ले रखा है, पोजीशन का स्क्वायर ले रखा है। अब इन सब का अगर आप सम करते हैं तो वैल्यू क्या बनी 35, और 35 का स्क्वायर होता है 1225। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो गिवन है उसकी पोजीशन का मुझे स्क्वायर लेना है।
तो b 2 नंबर पे आता है और 2 का स्क्वायर है 4, d आता है 4 नंबर पे तो इसका स्क्वायर हो गया 16 और f आता है 6 नंबर पे, इसका स्क्वायर कितना हुआ 36। और अगर मैं इन सब का सम करूं 30, 40, 50 और 56 56 और 56 का स्क्वायर होता है 3136। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्ट क्लास सवाल है दोस्तों। ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर लेटर की जो पोजीशन है, अमूमन जब हम सवाल करते हैं उनकी पोजीशन काम में आती है या उनका पेयर की पोजीशन काम में आते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं, बट यहाँ स्क्वायर दे रखा है। नेक्स्ट सवाल देखें। कैलेंडर का सवाल है। अमूमन शिकायत रहती है कि कैलेंडर के सवाल आते हैं या नहीं, तो देखें यहाँ पर एक कैलेंडर का सवाल मिला है हमें और इसका डे निकालना है, एक डेट दे रखी है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम नंबर ऑफ डेज जो कितने हैं 5। नेक्स्ट हम लेते हैं मंथ है जुलाई जो थर्ड ग्रुप में आता है जिसका कोड होता है 0। फिर हम लेते हैं सेंचुरी और गिवन सेंचुरी कैसी है लीप सेंचुरी और लीप सेंचुरी का कोड कितना होता है 6। उसके बाद हम लेते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स है यहाँ पर 19 और उसके बाद हम लेते हैं प्लस लीप ईयर, लीप वर्षों की संख्या। तो यहाँ नंबर ऑफ लीप ईयर है 4। अब इनका सबका सम करना है एंड आफ्टरवर्ड्स डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। तो देखो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना है 5 5 5 10 और 6 16, 16 में रिमाइंडर आया 2, तो टोटल रिमाइंडर कितना है मेरे पास यहाँ पर 6 और 6 होता है फ्राइडे का। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास का सवाल है और फिलर्स दे रखे हैं। ये फूल से आप जो दे रखे हैं ये सारे क्या है फिलर्स हैं और यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस डालनी है और उससे चेक करना है कि प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो इक्वल वाला साइन, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो इक्वल वाला साइन यहाँ पर आ रहा है और इक्वल के लेफ्ट में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो मुझे सबसे पहले इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो आया 50 और यहाँ माइनस का साइन है तो वैल्यू आई -44, वैल्यू आई -44। अब मैं इस तरफ चलता हूँ तो देखो सबसे पहले मुझे क्या लेना है डिवीज़न, तो 512 डिवाइडेड बाई 32 और इनटू मुझे क्या करना है 9 एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे करना है एडिशन। तो मेरी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, मेरी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मैं क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ। नेक्स्ट अगले की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन को अगर मैं लूँ यहाँ पर तो देखो सेकंड में हमने क्या इमेजिन किया कि इक्वल का साइन आ रहा है यहाँ पर और इसके राइट में 25 2 ज़ा 50 कितना आया 50। अगेन सीरीज मेरे देखो यहाँ पर सिमिलर सीरीज दे रखी है मेरा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना डिवीजन करना है तो ये आया 16 को मैं 9 से करूँगा 144 और 144 में अगर मैं 100 ऐड करूँ तो 244 -6 करूँ, अगेन मेरी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरा गलत है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूँ तो देखो पहले मुझे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। ये आता है 9, ये आता है 16 और 16 × 9 होता है 144, 16 × 9 होता है 144। ये इतना कॉम्बिनेशन मेरा हो गया। आगे दे रखा है -100 + 6 दे रखा है और इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 50। इक्वल्स टू क्या डाल रखा है 50। दोनों वैल्यूज़ का मैं सम करूँ तो 150 - 100 करूँ तो मेरी राइट आंसर मेरा आया 50। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या है मेरा राइट आंसर है। तो जब भी देखो प्रश्नों को करें तो सारी इक्वेशन को मैं 1 बाई 1 सॉल्व करूं, उसका से बढ़िया है कि थोड़ा सा इमेजिनेशन करके चलते हैं कि मुझे पेन कम चलाना पड़े, दिमाग ज़्यादा चलाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सवाल है एक, देखें इसमें 2 वर्ड्स दे रखे हैं, रिफ्यूजल दे रखा है, पोएट्री दे रखा है और प्रॉफिट का कोड पूछा है। देखो क्या कर रखा है सवाल के अंदर। इससे पहले जब हमने सवाल किया था वो फिक्स कोड का सवाल था। एक सवाल किया था जिसमें जो पोजीशन है उनके स्क्वायर का सम करके एंड आफ्टरवर्ड्स उसका स्क्वायर किया गया है। अब देखो यहाँ क्या किया है, सबसे पहले हम सवाल करते हैं तो क्या चेक करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहला काम है हमारा पोजीशन चेक करना। अब देखो R18 नंबर पे आता है, कहीं भी 18 दिखाई नहीं दे रहा है, 21 दिखाई दे रहा है। तो विचार है मैं +3 करूं तो उसके बाद ई में +3 करूं तो 9 आता है, 8 आता है, वो अवेलेबल है नहीं। सेकंड जो तरीका होता है वो होता है सम ऑफ डिजिट्स। क्या करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स का तरीका होता है सेकंड वाला अपना। तो R जो है
वो 18 पे आता है और 1 + 8 होता है 9। ना तो शुरुआत में 9 दे रखा है और ना ही लास्ट में 9 दे रखा है। अगर कोई बोले कि सर यहाँ 9 गिवन है तो नेक्स्ट लेटर अगर मैं लूँ ई, तो ई की पोजीशन 5 आती है, 5 कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। थर्ड हम पढ़ते हैं पेयर की पोजीशन। थर्ड क्या पढ़ते हैं हम? पेयर की पोजीशन। आर का जोड़ीदार होता है आई, तो शुरुआत में नो आना चाहिए या लास्ट में नो आना चाहिए, वो भी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद जो आता है वो आता है वोवल या कॉन्सोनेंट की पोजीशन। तो आर है कॉन्सोनेंट, आर की पोजीशन है 18, उससे पहले वोवल आते हैं 4, तो 18 - 4 करो तो आता है 14। 14 भी कहीं पर दिया हुआ नहीं है। अब इसमें लॉजिक क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले इसने इन सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है? ए, और उसके बाद लेटर आया ई, नेक्स्ट लेटर आया एफ, उसके बाद लेटर आया एल, देन है आर, फिर है एस, और उससे अगला लेटर है यू। सबसे पहले इनको क्या किया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद देखो जैसे ए 1 नंबर पे आता है, यहाँ लिखा हुआ है 2, ई 5 पे आता है, यहाँ है 10, एफ 6 पे आता है, यहाँ है 12 है। इसका मतलब जो पहले 3 लेटर हैं उसमें तो डबल कर रखा है, फर्स्ट 3 लेटर्स में क्या कर रखा है? डबल कर रखा है, इंटू 2 कर रखा है। उससे अगला लेटर है एल, एल 12 नंबर पे आता है, और 12 का अगर मैं डबल करूँ तो वो जाता है 24, और 24 यहाँ पर गिवन नहीं है, बट यहाँ 3 गिवन है। 3 गिवन होने का मतलब है एल 12 नंबर पे आता है और उसकी पोजीशन का जो डिजिट्स है उनका सम कर रखा है। नेक्स्ट है आर, आर आता है 18 पे, और 1 + 8 कितना है? 9, तो देखो यहाँ 9 लिखा हुआ है। उसके बाद एस, उसमें सम होना नहीं है। फिर है एल, और सॉरी ऊपर वाले हमें डिजिट्स ये लेटर लेने हैं। आर का 9 लिया, फिर उसके बाद दे रखा है एस, और एस 19 पे आता है, तो 19 का यहाँ क्या कर रखा है? 10, और उसके बाद यू है, यू आता है 21 नंबर पे, उसका क्या कर रखा है? 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइन। तो देखो क्या कर रखा है कि जो जिन लेटर्स की पोजीशन सिंगल डिजिट में है उनका तो इंटू 2 कर रखा है, और जिनकी पोजीशन डबल डिजिट में है उनकी पोजीशन का सम कर रखा है, ये किया हुआ है। तो देखो अब अगर मैं बात करूँ जो मुझे दे रखा है प्रॉफिट, जिसका मेरे से पूछा है, तो मैंने सबसे पहला लेटर लिया एफ, अगला लेटर है यहाँ पर आई, उसके बाद वाला लेटर है ओ, देन पी, आर एंड टी। तो फर्स्ट लेटर एफ जो 6 नंबर पे आता है उसका डबल होता है 12, तो यहाँ देखो 12 2 ऑप्शन के अंदर है। अगला लेटर है आई जिसका डबल होता है 18, 9 नंबर पे आता है, तो ऑप्शन सीधा कौन सा गया मेरा? फर्स्ट ऑप्शन। पी 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे, दोनों डबल डिजिट के अंदर हैं। तो अगर इनका सम करें तो यहाँ 6, 7, 9 और 2, यही चारों नंबर दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या गया दोस्तों? अपना ऑप्शन फर्स्ट यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, फाइंड द ऑड वन आउट, असंगत का चयन करो। देखो जब भी 4 डिजिट का नंबर होता है तो सबसे पहला काम होता है कि पहचानना है कि वो स्क्वायर है या क्यूब है, सबसे पहला काम यही करना है। तो देखो ये अगर चारों नंबर्स करूं तो यहाँ स्क्वायर क्यूब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद काम आता है या तो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम। फाइन, तो डिविजिबिलिटी की बात करूं तो देखो यहाँ सम कितना हो रहा है? 12 और 6 18, और यहाँ सम कितना है? 18 है, और यहाँ जो सम है, यहाँ सम है 7 और 3 10 14 24 है सम यहाँ पर, और यहाँ सम कितना है? 14 है। तो जो पहले 3 नंबर हैं इधर वाले, ये सारे डिविजिबल है किससे? 3 से। ये सारे डिविजिबल किससे? 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल लग गया, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। 3 डिजिट के अंदर है। अगेन पहला तरीका होता है स्क्वायर देखना, दूसरा तरीका होता है क्यूब देखना, और उसके बाद होता है डिविजिबिलिटी चेक करना। तो देखो ये जो सारे नंबर हैं, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। 367,
2 से डिविजिबल नहीं है, देख सकते हैं आप। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है इनका सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। यहाँ सम आ रहा है 16 आ रहा है, अगेन सम 16 आ रहा है, और यहाँ 17 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 9, तो डिविजिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं जा रही है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 5 के लिए यूनिट डिजिट को चेक करते हैं, 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, 7 की डिविजिबिलिटी लग नहीं रही है इसमें, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो ये थे अपने 30 क्वेश्चंस, 1 बाई 1 सबको अच्छे से सॉल्व किया। जो सॉल्यूशन नहीं समझ में उसको 2 बार देखिए, तीसरी बार देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ देखा मेंस में कोडिंग डिकोडिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है हमने यहाँ पर देखा है, सीरीज के 2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल भी हमने देखा है। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ इनको आप, इनके क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आप करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में जब हम सवाल करें तो हमें टाइम ना लगे। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।